हेलो चिल्ड्रन, मैं हूँ मुगीस सर। मैथिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ लीजिएगा और जो समझ में आए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, तो उसको कमेंट बॉक्स में ही आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल का इंट्रोडक्शन। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी। तो लाइन्स एंड एंगल से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, लाइन्स एंड एंगल जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट से शुरू करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो लाइन्स होती है इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। लाइन्स किससे मिलकर बनी होती? इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। इसलिए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम कि पॉइंट क्या है। पॉइंट आपको मालूम है, पॉइंट होता है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, उसको हम कहते हैं पॉइंट। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है। किसी का अभी कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, पोजीशन का पता करने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेट का, ठीक है। पहला हो गया पॉइंट, सेकेंड हो जाएगा आपका लाइन। देखिए लाइन क्या होता है? लाइन होता है जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता बोथ साइड से। जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है बोथ साइड से, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगी और ये भी इधर भी इन्फिनाइट तक जाएगी, तो ये कहलाती है लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? सपोज कहिए ए बी है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यानी दोनों तरफ एरो बना दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ये है लाइन है। क्या है ये? लाइन। और इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होता, ये बताया। तो ये लाइन आगे बढ़ के इसको भी इधर से ले जा सकते हैं, तो ये होती है हमारी लाइन। यानी प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे भी और पीछे भी ले जा सकते हैं इसको। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कहां तक ये जाएगी। थर्ड क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन को जान गए, कोई भी लाइन हो, एंडिंग पॉइंट नहीं होते, इनफाइनाइट तक जाते हैं दोनों तरफ से। लाइन सेगमेंट क्या होगा? सपोज करिए ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, यानी दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दो फिक्स पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। सपोज करिए ये है हमारा और ये है बी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया हमारा? जब लेंथ मेजर कर सकते हैं जिस चीज की, यानी हमें मालूम है कितनी लेंथ है, उसी को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ये, या 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 20 किलोमीटर या 20 मीटर, तो जो फिक्स हैं, जिनकी डिस्टेंस फिक्स होती है, उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ए बी के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? रे। क्या होता है? रेस। रे कह लीजिए, रेस कह लीजिए, कई हो जाएंगे रेस में। तो रे क्या होता है कि एक तो एंडिंग पॉइंट होता है इसका और दूसरे का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी ये कहां तक बढ़ सकती है? ये इन्फिनाइट तक जा सकती है ये, ठीक है ना। एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी जो हमारा इनिशियल जो पॉइंट है वो फिक्स होता है, इसी को हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा आपका, और जो एंडिंग पॉइंट होगा उसकी कोई लिमिट नहीं होती, कहीं तक आगे तक जा सकता है, यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, यानी एक तरफ एरो लगा देते हैं, ये होता है हमारा रे। अब देखिए ये तो आपकी हो गई, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। लाइन क्या होता है? दोनों तरफ
कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होते, इंफिनाइट तक दोनों तरफ से जाते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिनकी डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है, जो हमें मालूम है, एक स्टार्ट का पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना, तो इनको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। और रेस क्या होता है, एक पॉइंट तो फिक्स होता है, यानी जहां से, जैसे सूरज देखा होगा तो सूरज जहां से की जो रेज आती है वो पॉइंट फिक्स है, और वो कहाँ तक जा सकती हैं, रेज इनसाइड तक जा सकती हैं, ठीक है। अब जैसे टार्च है, टार्च का पॉइंट फिक्स हो, जहां से रेज निकलती हैं, ठीक है ना, वो कहाँ तक जा सकती हैं, इनफिनाइट तक जा सकती हैं। तो ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद एंगल क्या होता है, क्या होता है, एंगल क्या होता है। देखिए बच्चों, एंगल होता है जब दो लाइंस का ही या दो टू आर्म्स का ही है, जब दो आर्म्स जो है जिस पॉइंट में आके इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपका एंगल बनाता है। अब सपोज करिए ये आपका एक आर्म ये हो गया आपका, और दूसरा आर्म ये है, यानी ये आ गया, यानी लाइन भी कह सकते हैं इसको, आर्म भी कह सकते हैं। ये एक आर्म से इधर गया है और एक आर्म ये जा रहा है, तो ये जो जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ये जो एंगल होता है ये कहलाता है एंगल। अब एंगल को बच्चों कई नाम से जाना जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है ना। तो हम थीटा लें, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, यानी एंगल है ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स होता है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स हो जाता है। और ये जो लाइन है हमारी आर्म्स हो जाती है, ये आर्म है और ये भी आर्म है। तो जब टू आर्म भी कह सकते हैं और इनको साइड भी कह सकते हैं, आर्म का ही या साइड का ही। जब दो साइड जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं तो वहां पे जो एंगल बन, इसी को हम एंगल कहते हैं। और ये जो पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, जब दो लाइन किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पर क्या बनता है, एंगल बनता है। चलिए, एंगल हो गया। अब कितने टाइप्स के एंगल होते हैं मालूम ही होगा आपको, सब पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी होता है। देखिए, पहला तो होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है पहला, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से 90 के बीच में। सपोज एक्स है या ए है या थीटा है, समझ लीजिए थीटा ले रहा है, तो यानी एंगल की वैल्यू 0 से 90 के अगर बीच में है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ये बनेगा कैसे, एक आर्म ये हो गई और दूसरी आर्म ये हो गई, तो ये जो एंगल होगा हमारा वो आपको दिख ही रहा है कि 90 से क्या है, कम है। तो ये 0 से 90 के बीच में है, तो ये बन गया आपका एक्यूट एंगल। कुछ भी हो सकता है 0 से 90 के बीच में, 30, 45 है ना, 60। तो ये एक जो 0 से 90 के बीच में होता है वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल, ध्यान रहेगा। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ये होता है 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कैसे बनेगा देखिए, ये यानी ऐसे आपको मालूम है 90 तो ये होता है सीधे लाइन, दो जब परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 पे, यानी 90 से ज्यादा होना चाहिए ना, यानी थीटा है, तो यानी थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 90 से ज्यादा। तो 90 तो ये हो गया, और 90 से ज्यादा यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी 180 यहाँ तक होता है, आपको मालूम है ये 180 होता है, ठीक है ना। तो 180 ये जो हो गया साइड हमारा ये वाला, ये हो जाता है हमारा क्या,
ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये जो लाइन है ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अब थर्ड हो जाएगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? जब दो आर्म्स को एंगल 90 डिग्री बनाता है, यानी दोनों आर्म्स एक दूसरे के 90 होते हैं। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 है, और ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी 90 है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है जब 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, यानी ये दोनों जो आर्म्स मिल रही हैं इनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये कहलाता है राइट एंगल। फिर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखिए ये स्ट्रेट लाइन हो गए, स्ट्रेट एंगल कह देंगे। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब उनका एंगल वन है, देखिए ये तो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, मान लो ये है, तो इधर भी वर्टेक्स होगा, ये भी सीधी जा रही इधर को, ये भी इधर को जा रही लेफ्ट साइड में। जब दोनों जाएंगे ये वर्टेक्स होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपका वो 180 होगा। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन कितने की डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो जब ये 180, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब आएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिनकी वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। 180 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कैसे बनेगा रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल देखिए कैसे बनेगा। सपोज एक आर्म सी हो गई, यानी एक साइड ये हो गई हमारी, और दूसरी साइड ये हो गई, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो मान ली ये एंगल हमारा जो थीटा लिए थे, मान लो अगर 30 होता, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो एंगल होता है, ये जो रिफ्लेक्स एंगल यानी जो बाहर का एंगल होता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये जो बाहर का एंगल होता है, ये इस एंगल को माइनस कर दिया। मान लो ये 30 दे रखा है, मान लो ये थीटा है हमारे पास, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या? मान लो पॉइंट ले रहे हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कितना? ए बी सी, ए बी सी कितना हो जाएगा? 360 में माइनस कर देंगे थीटा। क्या कर देंगे? 360 में माइनस कर देंगे 30 डिग्री लिए थे थीटा, तो 30 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 330। यानी इस वाले एंगल को माइनस कर देंगे 360, तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 180 से बड़ी और 360 से छोटी। अब एक और होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है बच्चों? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? सपोज करिए ये लाइन है, ठीक है, और यहां से शुरू कर रहे हैं और वहीं पे आके दोबारा मीट कर जाएगा, उसी पॉइंट पे आके मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा 360, यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। जब पूरा घूम जाता है राउंड, सर्कल के फॉर्म में हो गया। आपको मालूम है सर्कल क्या होता है डिग्री में? 360 का होता है।
तो पूरा जब चक्कर ये लगा देता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पॉइंट में आके मिल जाएगा, तो ये होता है 360 डिग्री। इसी को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ाएंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल और भी कई चीजें हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए बच्चों क्या होता है कि जिनके दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिनके दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए देखिए जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, बताया थे दो एंगल होंगे इसमें। सपोज करिए एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, जिनके कारण है कि क्या होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनके दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए is a complement angle of एंगल बी। ठीक है ना, एंगल बी का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब सपोज करिए ए है आपका एक्स, तो बी का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का सम 90 है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए। अब आया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनके दो एंगल का सम बताए थे क्या होता है 180 डिग्री। इसमें भी दो एंगल ले लेंगे, ए और एंगल बी। दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होगा 180 डिग्री होगा, उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए इज ए supplementary angle is a supplementary angle of angle B। इसी तरह लिख सकते हैं, देखिए इधर भी लिख सकते हैं एंगल बी इज ए कंप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल ए। ठीक है ना, यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल बी इज ए सप्लीमेंट एंगल ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। सपोज करिए अगर 8x है, a को अगर हम ले लें x, तो b क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। कंप्लीमेंट उसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। कंप्लीमेंट क्या हो जाता है, अगर a x है तो b हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स, अगर b x है तो a हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जिनके दो एंगल का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री, और कम्प्लीमेंट्री एंगल जिनके दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, वो होगा हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एंगल क्या होता है ये तो पता है, जब दो आर्क्स किसी पॉइंट पर आके मीट करते हैं तो ये बनाता है एंगल। ठीक है ना।
अब इन दोनों एंगल, दो आर्म्स के बीच में, आर्म, एक आर्म्स ये है हमारी और दूसरी आर्म ये है, इन दोनों आर्म्स के बीच में अगर कोई कॉमन लाइन है, ठीक है ना, कोई आर्म्स और है तीसरी, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो सपोज करिए ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और इसको ले लिया डी पॉइंट। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जब दो आर्म्स के बीच में एक लाइन होती है, कॉमन लाइन जिसे कहते हैं, दोनों लाइन के बीच में या दो आर्म्स के बीच में जब तीसरी लाइन होती है, तीसरी आर्म्स होती है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कॉमन लाइन, इसको हम कहते हैं कॉमन लाइन। अब ये जो कॉमन लाइन है ये दो एंगल में डिवाइड कर रहा है, एक एंगल डिवाइड कर रहा है ए बी डी, और दूसरा डिवाइड कर रहा है डी बी सी। एक एंगल ये डिवाइड कर रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है, ये कॉमन लाइन इस जो एंगल था हमारा, पूरे एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर रहा है। तो ये कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे? एंगल ए बी डी हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा एंगल डी बी सी हो जाएगा। तो ये आपके आ गए एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। जब एक कॉमन लाइन होती है दो आर्म्स के बीच में, जहाँ पे एंगल बनते हैं उसमें एक और लाइन निकलती है, ठीक है ना, तो उनके बीच में जो एंगल, दो एंगल बनते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। फिर है लीनियर पेयर ऑफ लाइन। लीनियर पेयर ऑफ लाइन भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ही में जाता है, और अभी इससे पहले बताए थे कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो लीनियर पेयर लाइन भी क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होगी आपकी और कोई वर्टेक्स होगा इसके बीच में, सपोज का ये है, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या होता है? 180। अब इनके बीच में अगर हम ये लाइन बना भी दें तो देखिए इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, अब ये भी ये लाइन क्या कर रही है? ये भी एडजेसेंट कर रही है। अब एक एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक और दूसरा एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों का, दोनों एंगल का सम क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। यानी सपोज करिए ये है हमारा ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इसमें भी आर्म्स था लेकिन 180 डिग्री नहीं था, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, इक्वल, बस ये क्या आएंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। लेकिन ये क्या है? जो लीनियर अगर पेयर है आपका, यानी स्ट्रेट लाइन है, अगर उनको दो एंगल में एक कॉमन लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो दो एंगल बन गए अब इनके ए और बी, तो जब दो एंगल, इन दो एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ लाइन। और अब ध्यान रखिएगा इसमें कितने भी एंगल बने हैं सबका, अब जैसे इसमें एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, अब देखिए इन सब का, यानी इसका सम, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, तो यानी लीनियर पेयर ऑफ लाइन क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितने भी एंगल बने सबका सम होगा आपका 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरसेक्ट लाइन एंड नॉन इंटरसेक्ट लाइन्स। इंटरसेक्ट लाइन्स एंड नॉन इंटरसेक्ट लाइन। देखिए इंटरसेक्ट लाइन तो आप पढ़ चुके, इंटरसेक्ट क्या होता है? जब दो लाइन किसी पॉइंट में आके मिलते हैं, जिस पॉइंट में मिलते हैं वो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। मान लीजिए ये दो हैं, एक लाइन ये आपकी है और दूसरी लाइन ये है आपकी। अब दोनों लाइन देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज करिए ये ओ पॉइंट है हमारा,
तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट किस लाइन पे किस पॉइंट पे आके मिल रही है, ओ पर। तो ओ पर जब आकर मिल रही हैं तो इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्ट लाइन। जहाँ किसी न किसी पॉइंट पे आके दो लाइन क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। अब नॉन इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है? नॉन इंटरसेक्ट मीन्स वह जो ऐसी लाइन है जो कभी आपस में ना मिले। तो इनको देखिए दूसरी लैंग्वेज पे हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। नॉन इंटरसेक्ट को हम पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम नॉन इंटरसेक्ट लाइन को हम पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। यानी दो लाइनें, ऐसी दो लाइन जो कभी आपस में ना मिले। सपोज करिए कैसी लाइन, जैसे ये है एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ठीक है ना। तो ये अभी ये एकदम सीधी जाएंगी, ये भी सीधी जाएगी, यानी ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं। ऐसे भी जा सकते हैं, एक ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो दो लाइन जो कभी आपस में मिलेंगी नहीं। अब ये दो लाइन कभी आपस में कब नहीं मिलेंगे? जब इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस ये होती है वो हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है। तो इसी को हम नॉन इंटरसेक्ट लाइंस कहते हैं या पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं। तो इंटरसेक्ट लाइन जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इंटरसेक्ट लाइन देखिए, अब इसमें हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? अपोजिट एंगल्स। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इनमें देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कहने का मतलब ये सामने का अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसमें। वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी इक्वल होते हैं। कैसे? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक मान सपोज करिए कि ए बी है और ये सी डी है, डी ले लिए, इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। तो बी ओ सी एंगल, बी ओ सी किस एंगल की इक्वल हो जाएगा? एंगल, सामने एंगल कौन सा है? ये वाला है एंगल, यानी एंगल ए ओ डी, सॉरी एंगल ए ओ डी। अब ये एंगल किसकी इक्वल होगा? यानी सी ओ ए या ए ओ सी भी लिख सकते हैं। एंगल सी ओ ए किसकी इक्वल होगा? बी ओ डी के, एंगल बी ओ डी के। यानी सामने के एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल एंगल हो गया बेटा, मालूम पड़ गया वर्टिकल एंगल क्या होता है। और पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, या करस्पॉन्ड एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए आपको अभी बताएं कि दो पैरेलल लाइन, तो मालूम है जो लाइन ऐसी लाइन जो कभी आपस में मीट नहीं करती है। पैरेलल लाइन ले लिया आपने, देखिए दो पैरेलल लाइन ही बताएं कि जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा? जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम रहती है, यानी जिसके बीच की डिस्टेंस घटती बढ़ती नहीं है। अगर घटेगी डिस्टेंस, यानी इनके बीच की डिस्टेंस घटे या बढ़े, तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों लाइन क्रॉस कर जाएंगे, यानी मीट कर जाएंगे, तो फिर पैरेलल लाइन नहीं रहेगी। करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन दोनों एक लाइन दो इन पैरेलल लाइंस को काटती है, यानी इस लाइन में भी आके इंटरसेक्ट हुई और इस पॉइंट में भी आके इंटरसेक्ट हुई, दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस करती है।
ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है, दो नो लाइंस को, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कितने होंगे। अब अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, जब ये लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रही है तो टोटल एंगल कितने बनेंगे? सपोज करिए इसको हम एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, इसको हम 6 ले रहे हैं, इसको 7 मान लें, और ये 8। यानी जब कोई पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करेगी पैरेलल लाइन को, तो कितने एंगल बनेंगे? 8 एंगल बनेंगे। यानी 4 ऊपर बनेंगे, 4 नीचे बनेंगे। अब इसमें आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता कैसे लगाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट क्या होते हैं? ठीक है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जैसे एंगल 1, सॉरी एंगल 1 है ये, है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के होगा, और एंगल 4 होगा आपका एंगल 8 के, एंगल 2 एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। अब देखिए आपने कोई चीज इसमें गौर की कि नहीं की? तो देखिए एक एंगल 1 यानी इस साइड का अगर हम लेते हैं, ये एक साइड मान लीजिए, इसको दूसरी साइड मान, जो ट्रांसवर्सल लाइन में काट रही है, तो एक इस साइड हो गया, एक दूसरा साइड इधर हो गया। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 एक ही साइड में है, लेकिन क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर, यानी पैरेलल के अंदर बना है ये, और ये पैरेलल के बाहर बना है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन क्या होती है? एक ही साइड में, यानी एंगल 1 और एंगल 5 है तो एक ही साइड, इस साइड में, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे, यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल जब इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह देखिए एंगल 4 हो गया हमारा, एंगल 4 किसकी इक्वल है? एंगल 8 के, तो एंगल 4 हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल, और एंगल 8 है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो एक ही साइड में एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, उसी को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये तो इस साइड का हो गया। अब देखिए इस साइड में लिया, अगर दूसरे साइड में लेते हैं, इस लाइन के इधर लेते हैं, तो देखिए एंगल 2 है एक्सटीरियर एंगल और एंगल 6 है इंटीरियर एंगल। तो अभी क्या बताए, एक एक्सटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो उन्हीं को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो देखिए 2 हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल और 6 हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, यानी इन दोनों के बीच में, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल, और जो पैरेलल के ऊपर या नीचे बनेंगे उनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 3 बेटा किसकी इक्वल हो जाएगा? एंगल 7 के। एंगल 3 क्या है? इंटीरियर एंगल, और एंगल 7 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन साइड एक ही साइड में। अब ऐसा नहीं ये एंगल ले और इसके इक्वल कर दें, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, उसी साइड में लेना है हमें। तो ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर कर दो, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर, इंटीरियर भी लिखे दे रहे हैं।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसी में हम लेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखिए ये इंटीरियर एंगल ले रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा जिसमें जेड की फॉर्म आएगी, जिसमें जेड की फॉर्म आएगी वो हमारे हो जाते हैं इंटीरियर एंगल। अब देखिए इंटीरियर एंगल में जेड की फॉर्म कैसे, देखिए ये लाइन और ये लें और ये लें, तो देखिए एक एंगल ये बना आपका, ये लाइन ले रहे हैं ऐसे, फिर ये लिया, जेड बन रहा है कि नहीं, यानी इस तरीके से देखिए बनेगा, ये लाइन फिर ये लाइन आई, अब फिर ये लाइन आई इधर की, तो ये एंगल और ये जो एंगल होते हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यानी ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ये बन रहा है आपका एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 जिसमें जेड की फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए जेड की फॉर्म आ रही है, तो इसको अलग से भी मैं बना दिया हूँ, देखिए इसको बनाएंगे अलग से, तो ये जेड की फॉर्म आ जाएगी। तो जो जेड की फॉर्म आएगी तो इसके इंटीरियर एंगल, इसका एंगल ये और इसका एंगल ये कहलाता हमारा अल्टरनेट एंगल इंटीरियर होगा। फिर क्या होगा, 3 हो गया। अब एंगल 4 लेंगे तो देखिए ये एंगल 4 लिया, ये एंगल आ ये है, तो जेड की फॉर्म ये भी बन रही है, देखिए इसको बनाते हैं, ये आया, ये आ गया, फिर ये आ गया, तो ये जेड की फॉर्म ही है, ठीक है ना, उल्टा बन गया जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, यानी ये दिस और दिस, ये एंगल, ये और ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एंगल 4 हो जाएगा आपका किसके, 6 का, एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 का। तो ये होता है हमारा इंटीरियर एंगल। तीसरी कंडीशन होती है बच्चों कि जब दो एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा जब ये एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, जब ये पैरेलल होंगी, ये पैरेलल कब होंगी, एक तो बताए थे बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, ये पैरेलल होंगी कब, जब एंगल 4 और एंगल 5 का सम, यानी दोनों इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये दो लाइन पैरेलल कहलाती है। यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, जब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होंगे यानी एक ही साइड को, यानी एक ही साइड के होने, ऐसा नहीं कि इंटीरियर लें तो 4 + 6 कर दे 180 सर हो गया, नहीं, एक ही साइड का, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है, हो गई, तभी ये पैरेलल होंगे। दूसरा अगर इस साइड का लेंगे तो 3 + 6 हो जाएगा, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 3 है एंड 6 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 3 कंडीशन आपको बताई, यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो पैरेलल हो जाएंगे, या पैरेलल है तो ये कंडीशन आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर करस्पॉन्ड एंगल 1 एंगल 5 की इक्वल है तो इसका मतलब ये दो लाइन के आपस में पैरेलल है, ध्यान रहेगा। एंगल 4 इंटीरियर एंगल है, अभी बताए थे करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या लेते हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, और एक ही साइड का, दूसरे साइड का नहीं रहेगा, एक ही साइड का, तो ये क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, ध्यान रखिएगा, या पैरेलल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। दूसरा अल्टरनेट एंगल है,
तब भी लाइन पैरेलल होगी। दूसरी कंडीशन में भी लाइन क्या होंगी, पैरेलल होगी। यानी एंगल 3, अगर एंगल 3 एंगल 5 की इक्वल है या एंगल 4 एंगल 6 की इक्वल है, तो ये कहलाएगी ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, अगर इन दो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 है, तब भी ये दोनों लाइनें ए और बी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मान लो ये ए लाइन है, ठीक है ना, ये ले ली, इसको बी, तो ए बी दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। 3 कंडीशन में ये लाइन आपस में पैरेलल होती है। ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे, करस्पोंडिंग एंगल में, ठीक है, और अल्टरनेट एंगल में भी पैरेलल होंगी दोनों लाइंस। और जब सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम दो एंगल का 180 होगा, तब भी ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो इतना आपको इंट्रोडक्शन में हो गया, इनको आपको अच्छे से समझ लीजिएगा और आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।